हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है और जो इसका पेपर है वो दोस्तों आपके लगभग जुलाई। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दोस्तों मई वगैरह में कोई पेपर नहीं होने वाला है और दोस्तों मैं अपनी उसी बात पर आज भी मैं अडिग हूँ कि जुलाई से पहले आपका कोई सा पेपर नहीं होने वाला है। जुलाई में आपका टीआरई 4 आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा चुका हूँ क्योंकि मैं खुद दोस्तों टीआरई 3.0 से मैं सिलेक्टेड हूँ। मेरे 85 मार्क्स थे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादातर मैं टॉपिक मतलब ज़्यादातर जो आपके सब्जेक्ट में सब कुछ करवा चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ज्योग्राफी में दोस्तों मैंने आपको इंडियन सॉइल करवाई थी। उस दिन मैंने इंडियन सॉइल करवाई थी। और दोस्तों ये सारे जो मेरे नोट्स हैं यहीं से दोस्तों मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन नोट्स हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा सकता हूँ कि मेरे मेरे दोस्तों किस किस नोट्स से मेरे कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये सारे के सारे मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मात्र बहुत ही कौड़ियों के भाव में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 350 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे नोट्स को ख़रीद चुके हैं और दोस्तों मेरे नोट्स से ही खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे सानिध्य में हैं। और साथ ही साथ में मैं जो मॉक टेस्ट बनाता हूं वो दोस्तों मॉक टेस्ट भी वो लोग लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं वहाँ पर दोस्तों आपके पूछा गया था मल्चिंग। जैसे कि मेरा जो ये वाला नोट्स है यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो ये पलवार मल्चिंग वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में दोस्तों सीधा सीधा पूछा गया था। मल्चिंग वाला क्वेश्चन आपकी बीपीएससी टीआरई 3 में सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, तो देखो मेरे नोट्स से ही क्वेश्चन फंसा है। अब जैसे आज या दोस्तों हमारे वायुमंडल में से भी यानी कि आपके दोस्तों आपके जो वायुमंडल का जो टॉपिक है वहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि मेरे इन दोस्तों नोट्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे गए थे। ठीक है, तो हमारा वायुमंडल, तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ये दोस्तों आपके आर्गन को नाइट्रोजन के साथ दोस्तों मिलाकर विद्युत बल्ब में इसको डाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा ओजोन जो आपके गैस है O3 वो 0.0004% पाई जाती है। ये तो हमारे वायुमंडल का यानी कि बहुत ही बेसिक चीज़ होगी कि हमारे वायुमंडल में कौन सी चीज़ कितने प्रतिशत पाई जाती है, यानी कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये देखो मैं आपको दिखा दूँ। देखो एक तो मैं बहुत मैं सीमित नोट्स बनाता हूँ। देखो पृथ्वी का वायुमंडल देखो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है और यही क्वेश्चन हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, मुझे लगा नहीं था कि ये चीज़ पूछेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो मेरे नोट से ही उसने ये चीज़ पूछ ली कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से जो पृथ्वी का वायुमंडल वो गर्म होता है। देखो दोस्तों सीधे सीधे उसने क्वेश्चन पूछा है सीधा। इसके अलावा देखो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊँ। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा, देखो ये वाला अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा हो कि पूछा था कि जो आपके जो ओजोन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा सब ओजोन क्षेत्र जो दोस्तों है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो अंटार्कटिका पर देखने को मिलता है। मैंने लिख भी रखा है, हाईलाइट भी कर रखा था कि अंटार्कटिका पर छिद्र ये दोस्तों पाया जाता है, जबकि ऑप्शन में अंटार्कटिका था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसमें से ऑप्शन हो गया था इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको मेरे इन्हीं 2 पेज से मिल गए, क्योंकि मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो चीज़ एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। तो हमारा वायुमंडल दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन से मिलकर बना है। कुल हमने वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है, जैसे कि बहिर्मंडल सबसे ऊपर वाली, फिर आयन मंडल उससे नीचे, मध्य मंडल दोस्तों मध्य वाली, समताप मंडल आपके स्ट्रेटोस्फियर ये आपके नीचे से दूसरी परत है, और क्षोभ मंडल आपके टोफोस्फियर दोस्तों आपके नीचे से सबसे पहली परत है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परत है वो दोस्तों क्षोभ मंडल, फिर समता, फिर मध्य, फिर आयन मंडल। यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल। चलिए दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अधिकांश मौसमी घटनाएं दोस्तों इसी वायुमंडल में होती हैं, जैसे कि आपके ओले, बरसात, आंधी,
तूफान, ये सब दोस्तों आपके इसी ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, ये सबसे घना भाग भी है। देखो क्षोभ मंडल सबसे घना भाग है और सबसे विरल भाग कौन सा, मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो वो कौन सा, वो आपके बहिर मंडल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा पर तो इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है और ध्रुवों पर इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो औसत जो हाइट है वो करीब 13 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी जो औसत जो हाइट है वो दोस्तों करीब 13 किलोमीटर पाई जाती है। अब देखो एक बात आपको याद रखना है कि टोटल पृथ्वी के कुल वायुमंडल का लगभग 75 से 80% जो आपका वायुमंडल है वो क्षोभमंडल ही अपने 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 अंदर समाये रखता है। ठीक है, क्षोभमंडल में दोस्तों क्या होता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर, मतलब ऊंचाई, मतलब 165 मीटर अगर आप ऊंचाई 165 मीटर दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों गिरने लगेगा। यानी हर 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे गिरता है। और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ गए तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरेगा। लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरेगा। ठीक है, अब देखो गर्मियों में इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है और सर्दियों में इसकी मोटाई कम हो जाती है। ठीक है, गर्मियों में देखो मैंने एरो लगाया अप का मतलब बढ़ जाती है। तो गर्मियों में दोस्तों जो इसकी मोटाई है, मतलब जो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में इसकी ऊंचाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर क्षोभ मंडल से मेरे भाई मेरे बहनों, अगर क्षोभ मंडल से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको सारे नोट्स अपने दिखा दूंगा। 350 से दोस्तों ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, और मात्र दोस्तों कितनी फीस में, क्योंकि मैं खुद ही दोस्तों सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, 9410481086 9410481086 इस दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके मात्र 250 रुपये पे करके मेरे सारे मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। प्लस दोस्तों मेरे सारे नोट्स आप ले सकते हो जो कि मेरे खुद के द्वारा हैंड रिटन है, जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समताप मंडल की। चलिए समताप मंडल से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देखेंगे कि मैं जिस हिसाब से नोट्स बनाता हूँ तो क्वेश्चन वहाँ से छूटता नहीं है। अब देखो क्षोभ मंडल में क्या था कि क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था। लेकिन सप्ताह मंडल में क्या है कि नीचे से ऊपर जाने पर दोस्तों क्या होता है कि आपके जो तापमान है वो दोस्तों बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ये एक चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिलती है। किस में नेगेटिव देखने को मिलती है, ओजोन, मतलब आपकी मतलब ओजोन का घर किसको कहते हैं, समताप मंडल को। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो समताप मंडल में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान कैसा बढ़ता है, गिरने की बजाय बढ़ता है। ठीक है, अब देखो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। ओजोन परत इसमें पाई जाती, इसीलिए दोस्तों समताप मंडल को ओजोन का घर भी कहते हैं। ओजोन का मतलब O3। ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर के बीच ये परत पाई जाती है। ठीक है, 12 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच ये परत पाई जाती है। विमान और जेट विमान इसमें उड़ते हैं। देखो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपके आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है, जितने भी जो विमान वगैरह हैं वो सब इसी में उड़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी और क्या खास बात है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या करती है, परावैंगनी किरणों को सोखती है और इसी ओजोन परत को CFC नष्ट कर देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों जितने भी तुरंत दोस्तों शीतलता देने वाले उपकरण हैं, जैसे आपकी फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी कूलिंग स्प्रे हो गई, ये सब के सब इन सब के सब में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो कि क्या करती है, ओजोन परत को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब देखो एक बार ये भी पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। क्या इकाई है, डॉप्सन। ठीक है, अब बताओ मैं जिस हिसाब से नोट्स बनाता हूँ दोस्तों, बहुत ही कम पेजेस में मैं पूरे के पूरे मतलब दोस्तों मैं सब्जेक्ट ख़त्म कर, आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र दोस्तों 23 पेजेस में, और वो भी पेजेस दोनों तरफ के मिला के बता रहा हूँ मैं, दोनों तरफ के मिला के दोस्तों मात्र 23 पेजेस में मैंने पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर दी है। और आप देखोगे कि हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से फंसे हैं। ठीक है, चलिए देखो इसी ओजोन परत से क्या होता है, त्वचा का कैंसर भी होता है। इसी ओजोन परत से दोस्तों क्या होता है, त्वचा का कैंसर भी होता है। क्योंकि देखो मतलब इसी ओजोन परत से त्वचा का कैंसर नहीं होता,
अगर ये जो ओजोन लेयर ना हो तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेंज भी आती हैं, तो उन रेंजों को यही जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर रोक लेती है। इसलिए ये हमारे लिए अच्छी है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो वो अल्ट्रावायलेट रेंज सीधे हमारी स्किन पर पड़ेंगे, तो हमारी स्किन पर दोस्तों त्वचा कैंसर भी हो जाएगा। ओजोन निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। देखो दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन लेयर का निर्माण होता है और निर्माण के फलस्वरूप वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। जब हीट उत्पन्न होगी इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन क्षोमंडल में ऐसा नहीं होता। क्षोमंडल में टेम्परेचर, क्योंकि क्षोमंडल में ओजोन का निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए क्षोमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर हर 165 डिग्री पर 1 डिग्री, मतलब हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। यहाँ कोई अशांति नहीं होती, यानी कि यहाँ पर बहुत, यानी कि ये शांति होती है। देखो, अंटार्कटिका पर छिद्र पाया जाता है। 16 सितंबर दोस्तों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। क्यों भैया 16 सितंबर को मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर को क्या हुआ था, देखो मैंने ये भी लिख रखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। लेकिन भारत ने इसको 19 जून 1992 को इसको साइन किया था। और जो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ये एक्चुअली में लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को, ये प्रभाव में आया। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किगाली संशोधन कब हुआ? तो किगाली संशोधन 2016 में हुआ, ठीक है। और जो आपके जो किगाली संशोधन है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, या पूछ लेगा किगाली संशोधन संबंधित है। और ऑप्शन में आपको दे देगा ओजोन, और भी आपको गैस दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। अब दोस्तों आप देखो, अब मैं आपको बताऊँ आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ना, तो आप मेरे नोट्स से लिखिए मत, क्योंकि आप दोस्तों अगर नोट्स से लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा। और लिखने के लिए आप यानी कि दोस्तों आप यानी कि पेन लाओगे, नोटबुक लाओगे, उसमें पैसा जाएगा। इससे अच्छा मात्र 250 रुपये में आप मुझे पे करके और ये सारे नोट्स आप मैंने ले सकते हो। और जो आपका टाइम बचेगा लिखने वाला, दोस्तों आपका टाइम बचेगा। मध्यमंडल मीसोस्फेयर, मध्यमंडल मीसोस्फेयर, ये दोस्तों वायुमंडल की नीचे से तीसरी परत मानी जाती है। तीसरी परत है ये पांचों परत के मध्य में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई वो 50 किलोमीटर से लगभग 80 किलोमीटर तक फैली होती है। अब देखो, ऊंचाई के साथ तापमान फिर से गिरने लगता है, मतलब जो आपके क्षोमंडल में हो रहा था वही आपके यहाँ भी हो रहा है। ऊंचाई के साथ तापमान फिर से गिर रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है ये। और देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इतना ठंडी परत है कि इसका टेम्परेचर, इसका जो दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब देखो, इसी परत में नोक्टिल्यूसेंट नामक बादल बनते हैं। नोक्टिल्यूसेंट नामक बादल बनते हैं, इसी परत में बनते हैं। किस परत में? मध्यमंडल में। हवा यहाँ पर अत्यधिक पतली हो जाती है, इसलिए हवा सांस लेने योग्य नहीं होती है, हवा सांस लेने योग्य नहीं रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आयन मंडल की। अब हम बात कर लेते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल नीचे से चौथी परत है। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। आयनोस्फीयर इसको कहते हैं। और देखो यहीं पर जो आपके जो प्रकाश, जो आपके सूर्य से आने वाली जो किरण है वो एक प्रकार का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। और जिस प्रदर्शन को कहते हैं ऑरोरा प्रदर्शन। ऑरोरा प्रदर्शन। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑरोरा प्रदर्शन निम्न में से किस मंडल से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि आयन मंडल से संबंधित है। सूर्य के विकिरण के कारण आयनित हो जाती है। देखो दोस्तों, इसका नाम आयन मंडल इसलिए रखा है कि सूर्य के विकिरण के कारण ये जो आपकी मंडल है, ये जो लेयर है वो कैसे हो जाती है? आयनित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनीकरण हो जाता है इस परत का, क्योंकि इस परत में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि आपके जो आयन हैं और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखो, पृथ्वी से जो भेजी गई जो भी रेडियो तरंगें होती हैं वो इसी आयन मंडल से टकराकर, इसी आयन मंडल से क्या होती हैं? परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, ठीक है। जितने भी दोस्तों आपकी जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो सब आयन मंडल में ही रखी जाती हैं। DEF दोस्तों, आयन मंडल इतना बड़ा है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। DEF क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। लंबी दूरी का रेडियो संचार भी इसी आयन मंडल में होता है।
लंबी दूरी का रेडियो संचार भी इसी आयन मंडल में होता है। देखो रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन को काम करवाती है। अब देखो कैसे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन ये सब दोस्तों ये रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। तो ये सब के सब दोस्तों सैटेलाइट्स की माध्यम से काम करते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट्स कहाँ पे रहती है, यानी आपकी कहाँ रहती है, आयन मंडल में रहती है, ठीक है। हानिकारक सौर विकिरण को भी बचाती है यही परत, ठीक है। हानिकारक सौर विकिरण को भी यही परत बचाती है। अब देखो हम बात करते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? बहिर्मंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। बहिर्मंडल में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी दो गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये मत कहना कि बहिर्मंडल भी तो वायुमंडल का हिस्सा है, और यानी वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है। तो दोस्तों ये सबसे बाहरी परत है। इस परत का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से है? अंतरिक्ष से हो जाता है, ठीक है। और यानी अंतरिक्ष में से सबसे ज़्यादा क्या है, वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फियर, ठीक है। चलिए, पांचवी और सबसे ऊपरी परत मानी जाती है बहिर्मंडल, ठीक है। और देखो इसका घनत्व सबसे कम है। सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभमंडल का, और सबसे जो कम घनत्व है वो आपके किसका है, बहिर्मंडल का। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। मैंने अभी तक आपको बोला नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा आपको क्षोभमंडल में देखने को मिलता है। क्षोभमंडल को मिश्रण का क्षेत्र भी कहते हैं। क्षोभमंडल को मिश्रण का क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखो सिरस और क्यूमुलस, ठीक है। सिरस और क्यूमुलस ये दोस्तों दोनों के दोनों क्या हैं, ये बादलों के प्रकार हैं। अभी अभी आपसे अगर पूछ ले बीपीएससी टीआरई 4.0 में कि सिरस और क्यूमुलस किसके प्रकार हैं, तो आपसे कहते हैं वर्षा का प्रकार है, बादल के प्रकार है, चट्टान का प्रकार है, किसी और का प्रकार है। अच्छे बता नहीं पाएंगे। तो सिरस और दोस्तों क्यूमुलस बादलों के प्रकार हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। किससे? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। क्या गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल। अब देखिए, सामल एक हवा, एक स्थानीय हवा है जो कि अरब देश में चलती है, यानी अरब जो आपका जो दोस्तों प्रायद्वीप है वहाँ पर चलती है सामल हवाएं। लेवेचे हवाएं स्पेन में चलती है। लेवेचे हवाएं कहाँ चलती हैं? स्पेन में चलती है, ठीक है दोस्तों। ब्रिक फील्डर हवाएं दोस्तों ये दोस्तों जितनी भी चारों हवाएं ये कैसी गर्म हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवाएं ये, ठीक है। और ये जैसे दोस्तों ये आपके ब्रिक फील्डर जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। ब्रिक फील्डर जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। ब्लैक रोलर हवा ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है। NA का मतलब नॉर्थ अमेरिका। ब्लैक रोलर जो हवा है आपकी वायु है वो नॉर्थ अमेरिका में चलती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा दोस्तों मेरा 9410481086 ये दोस्तों क्या है, 941048 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके मात्र 250 रुपया से मेरे मॉक टेस्ट और मेरे सारे नोट्स दोस्तों आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रखिए। जय भीम, जय भारत।